ये बताएगा हमें कि टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सोनॉमी? एग्जैक्टली, किसी भी चीज़ को श्रेणी में जो है स्टेप वाइज स्टेप जो है या कैटेगरी में डिवाइड करना है, टेक्सोनॉमी हम लोग बोल सकते हैं। खास करके टेक्सोनॉमी को हिंदी में हम लोग वर्गीकरण बोलते हैं। तो ब्लूम महोदय जो हैं, उन्होंने जो है 1956 में पूरे एक एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस का जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र हम लोगों ने पीछे बात किया था, कॉग्निटिव डोमेन है, इसमें कोई कैसे जो है एजुकेशन के थ्रू जो है इसमें कैसे कैसे परिवर्तन हो सकता है, इसी चीज़ को कुछ जो है स्टेप में जो है इन्होंने डिवाइड करके एक टेक्सोनॉमी क्रिएट किया था, जिसको हम लोग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। खास करके क्या इसमें बात किया गया है कि कॉग्निटिव डोमेन, कोई बताएगा कि क्या होता है? व्हाट इज द कॉग्निटिव डोमेन? ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र क्या होता है? ओके, बहुत अच्छा। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम लोग सीख रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं जो हमारे ब्रेन में स्टोर हो रहा है, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में अगर स्टोर हो रहा है, तो उसको हम लोग कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन, तीन तरीके के डोमेन हम लोगों ने पढ़ा था, साइकोमोटर, कॉग्निटिव और अफेक्टिव। इन तीनों डोमेन को लेके जो है पहले जो है ब्लूम टेक्सोनॉमी में सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन को लेके इन्होंने वर्गीकृत किया कि इतने टाइप के स्टेप जो है हम लोग देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पे इन्होंने वर्गीकरण किया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो है ओरिजिनल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है और ये जो है रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी है। तो क्या हुआ कि शुरू शुरू में जब इन्होंने 1956 ईस्वी में पूरे लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस को ये एक स्टेप वाइज में जो है डिवाइड करते हैं। जैसे कि इसको, इसका बेसिक मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि हमको कोई चीज़ सीखना है जो हमारे कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड है, तो उसमें क्या हो सकता है कि सबसे पहले जो है हम उससे रिलेटेड नॉलेज को लेते हैं किसी, जैसे कि जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको पहले मैं नॉलेज दूंगा, ठीक है। नॉलेज देने के बाद क्या करेंगे, आप उसको समझेंगे, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, अपने हिसाब से उसको समझेंगे। समझने के बाद उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जो है उसको एनालिसिस करते हैं कि हमने इसको जहाँ अप्लाई किया उसका रिजल्ट क्या रहा है। रिजल्ट आने के बाद जो है उसमें अगर हमको कुछ सिंथेसिस करना है, कुछ अपने मन से जोड़ना या घटाना है, तो वो करते हैं। और सबसे लास्ट में इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन का मतलब है कि खुद एक तरीके का हम लोग सारी प्रोसेस को इवेल्युएट करने लायक हो जाते हैं या एक नए प्रोसेस को शुरू करने लायक हो जाते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं दे के बताता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। मान लीजिए कि कोई एक छोटा सा बच्चा है, उसको जो है हम लोग टेबल लर्न करा दिए। टेबल लर्न करा दिए। ब्लूम टेक्सोनॉमी को याद रखने का सबसे जो फार्मूला होता है वो के यू के सी A2SE, इसका जो है हमको सीक्वेंस याद रखना होगा कि किसके बाद जो है कौन सा सीक्वेंस फॉलो होता है। अगर आपसे ओरिजिनल पूछा जा रहा है तो ओरिजिनल का याद रखना है। अभी रिवाइज्ड का मैं बताऊंगा कि रिवाइज्ड में क्या परिवर्तन होता है। तो इसको याद रखने का जो तरीका है K2SE। अब मैं टेबल वाला जो फार्मूला बता रहा था कि किसी बच्चे को अगर हम लोग टेबल सिखा देते हैं तो वो टेबल सबसे पहले वो लर्न करता है। लर्न करने के बाद जब वो थोड़ा सा अगले वाले स्टेप में जाता है तो उसको समझने की कोशिश करता है। समझने के बाद जो उसको अप्लाई करता है, अप्लाई कहाँ करेगा, वो उससे मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिवाइड करेगा, जो भी उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होगी उस टेबल के माध्यम से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा। सॉल्व करने के बाद उसको जो है एनालिसिस करेगा कि मैंने जहाँ जहाँ इसको अप्लाई किया उसका जो है रिजल्ट क्या रहा है। रिजल्ट आने के बाद
उसमें अब कुछ सिंथेसिस करेगा, जैसे कि वो कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाएगा या कुछ प्रोसेस को जो है छोटा करेगा, तो वो सिंथेसिस हो गया। और सबसे लास्ट में जो है वो इवेलुएट करेगा। अब वो इस लायक हो जाएगा कि वो सारे प्रोसेस को खुद से या तो क्रिएट कर सकता है या फिर से उन सारे प्रोसेस को शुरू कर सकता है। तो ये समझ में आया सब बेसिकली सबको, व्हाट इज द ब्लूम टेक्सोनॉमी, या कोई और एग्जांपल दूं? आवाज़ क्लियर नहीं है अश्वनी आपकी, एक बार मैसेज करिए थोड़ा सा। आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में? अभी क्लियर है क्या आवाज़ पूरी तरीके से? एक बार मैं फिर से एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देता हूँ फिर से। ओके, प्रोसेस हम लोग याद रखेंगे जो ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी है, KC A2SE। मान लिया कि किसी को जो है कुछ वर्ड मीनिंग हम लोग याद करने के लिए दे देते हैं कि व्हाट इज द वर्ड मीनिंग, इंग्लिश का हिंदी में कर देते हैं या कोई भी किसी लैंग्वेज का किसी लैंग्वेज में हम लोग याद करने के लिए दे देते हैं। तो ये कौन सा स्टेप हुआ? वो नॉलेज उसको हम लोग प्रोवाइड करा दिए। नॉलेज प्रोवाइड करने के बाद वो इसको सबसे पहले याद करने की कोशिश करेगा। याद जब उसको हो जाएगा तब इसको समझने की कोशिश करेगा कि इसको अब यूज कहाँ करना है हमको, उसको वो अब समझने की कोशिश करेगा। समझने के बाद जो है कॉम्प्रहेंशन के बाद उसको अप्लाई करेगा। अब वो उन वर्ड्स को जो है मिला के कुछ सेंटेंस बनाएगा, कुछ ऐसे लिखेगा। ऐसे लिखने के बाद जो है अगला जो प्रोसेस होगा उसमें जो है वो उसको एनालिसिस करेगा कि मैंने जो लिखा है वो कितना सही है, कैसा लिखा है। ऐसा हम लोग अक्सर करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? सिंथेसिस करेंगे। अगर उसमें हमको कुछ जोड़ना घटाना है अपने मन से, या लग रहा है कि इस वर्ड को इससे बेहतर हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो वो। और सबसे लास्ट में इवेल्युएशन होगा। वो उस तरीके के और भी पैराग्राफ लिखने के लिए सक्षम हो जाएगा। तो बेसिकली हमको बस इसका ये ऑर्डर याद करना है, KC A2SE। सबसे पहले नॉलेज प्रोवाइड होता है, उसके बाद नॉलेज को लोग समझते हैं। समझने के बाद इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद जो एप्लीकेशन जहाँ हम लोग किए हैं उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद कुछ इसमें सिंथेसिस किया जाता है। सिंथेसिस का मतलब, सिंथेसिस में हम लोग कुछ अपने मन से जोड़ते घटाते हैं और सबसे लास्ट में जो है इवेलुएट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा होगा, देख सकते हैं। अब जब रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी बनी, लगभग 2002 के आसपास क्रॉथवेल के द्वारा इसको बनाया गया था, रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो इसमें क्या किया जाता है कि इनको बोला जाता है कि इवेलुएटिंग पहले होती है और सिंथेसिस जो है वो बाद में हम लोग करते हैं। सिंथेसिस को जो है इन्होंने अलग से जो है क्रिएटिंग बोल दिया, और इवेलुएशन को जो है एक स्टेप आगे कर दिया। और जितने भी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये नाउन है, नॉलेज नाउन है, कॉम्प्रिहेंशन नाउन, एप्लीकेशन नाउन है। इनको जो ये बोले कि हम लोग इसमें नाउन का यूज होता ही नहीं है, ये चेंज करके इसको हम लोग जो क्रॉथवेल थे 2002 में, सबको जो है वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि नॉलेज को बना दिए रिमेम्बरिंग। नॉलेज मतलब ज्ञान होता है, रिमेम्बरिंग का मतलब याद करना होता है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ, और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना होता है। तो जितने भी यहाँ नाउन थे उसको कन्वर्ट करके वर्ब में चेंज कर दिया गया। और ये रिवाइज्ड वाले बोले कि सबसे पहले हम लोग इवेल्युएशन जो है वो हम लोग पहले करते हैं और चीज़ों को क्रिएट बाद में करते हैं। ये दो सुधार होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी, तो उसमें जो है सारी चीज़ें वही हैं। नॉलेज को हम लोग रिमेम्बरिंग से याद रख लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग से याद रखेंगे,
एप्लीकेशन को अप्लाइंग से, एनालिसिस को एनालिसिस से, और सिंथेसिस जो है वो कन्वर्ट होकर क्रिएटिंग में चला जाता है ऊपर, और इवेल्युएशन जो है वो एक स्टेप जो है नीचे आ जाता है। तो ये जो है रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी है, और ये जो है ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी है। तो ये दो ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है हमको थोड़ा सा देखना है। अभी क्लियर हुआ क्या अश्वनी आपको? अश्वनी क्लियर हुआ? ओके। आप मुझसे कोई एक कोई ऐसा है जो इसका कोई अलग से एग्जांपल दे सकता है? बताइए उमा शंकर। रिवाइज वाले में मैंने बताया कि ये इवेलुएशन जो है वो एक स्टेप नीचे चला जाता है, और सिंथेसिस जो है ऊपर चला जाता है। उसका नाम जो है बदल के हम लोग क्रिएटिंग कर देते हैं। और सारे जितने यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनॉमी में यहाँ जो वर्ड यूज किया गया है वो नाउन का है। इसको ये लोग चेंज करके जो है वर्ब कर देते हैं। जैसे कि नॉलेज रिमेंबरिंग बन जाता है, कॉम्प्रिहेंशन जो अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, अप्लीकेशन जो है अप्लाइंग हो जाता है, एनालिसिस जो है एनालिसिंग हो जाता है, और सिंथेसिस जो है चेंज होकर क्रिएटिंग होता है एक स्टेप आगे, और इवेल्युएशन जो है एक स्टेप नीचे, उसको इवेल्युएटिंग बोल देते हैं। अगर देखा जाए तो रिवाइज्ड वाली ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है वो ज़्यादा बेहतर है। ओके, क्लियर है सबको? बताइए, कोई एक एग्जांपल दे दीजिए, कोई अगर देना चाहता है तो आप लोगों ने कैसे समझा, क्या समझा? कोई एक अलग से एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी एग्जांपल जो आपके कॉग्निटिव डोमेन की कोई भी चीज़ हो। कोई फार्मूला अगर हम लोग सीखना चाहते हैं, या कोई कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो बताइए बताइए। गार्गी बताइए, आप ही बता दीजिए। पहले लर्न करता है, पहले लर्न करता सिंथेसिस में मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, जो आपने बोला कि छोटा कैट, बड़ा कैट, ब्लैक कैट, वाइट कैट, ये एक तरीके का सिंथेसिस ही है, क्योंकि उसको सिखाया गया था कैट के बारे में, और उसको जो है एप्लीकेशन उसने किया होगा। वर्ब यहाँ पे जो उसको लेटर सिखाए गए थे उसको यूज करके उसने एक वर्ड तैयार किया। वो एप्लीकेशन ही है। एप्लीकेशन के बाद वो एनालिसिस इसका कैसे करेगा, जब वो कैट को देखेगा तो बोलेगा कि ये कैट है। सिंथेसिस इसमें क्या हो सकता है कि बिग कैट, स्मॉल कैट, वाइट कैट, ये। और सबसे लास्ट में जो इवेलुएशन, कि अगर कोई वहाँ पे उसका पेरेंट्स या कोई भी देख रहा हो तो वो उसको इवेलुएट कर देगा कि सही है या गलत है, या बच्चा खुद जो है अपने आप को इवेलुएट कर सकता है। और वो जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि आगे जो है अगर इस तरीके का कोई चीज़ हमको दिखता है तो हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। अभी तो क्लियर हो जाना चाहिए सबको। ही हो सकता। और बाकी रिवाइज्ड वाले में जो है ज़्यादा बेहतर बताया गया है यहाँ पे। कोई चीज़ हम लोग सबसे पहले रिमेंबर करते हैं, रिमेंबर करने के बाद जो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको अप्लाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद जस्ट जो है उसको इवेलुएट करते हैं कि हमने कितना सही अप्लाई किया, कितना गलत अप्लाई किया है। और इसके बाद हम लोग क्रिएट करते हैं, नई चीज़ों को क्रिएट करने के लायक हो जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ सबको क्लियर है? वही चीज़ जो यहाँ पे लिखी गई है थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा। जैसे कि रिमेंबरिंग में द लेवल इन्वॉल्व्स रिकॉलिंग, रिकॉग्नाइजिंग फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल इंक्लूडिंग रिकॉलिंग, डिफिनीसन, लिस्टिंग आइटम्स, आइडेंटिफाई की फैक्ट्स। वो है रिमेंबरिंग का प्रोसेस है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसको हम लोग छोटे छोटे
पार्ट्स में जो है डेमोन्स्ट्रेट कॉम्प्रहेंशन ऑफ मटेरियल्स बाय एक्सप्लेनिंग आइडियाज कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स। जो भी चीज़ें हमको यहाँ पे याद करने की कोशिश की जा रही है तो हम लोग अपने वर्ड्स में जो है कन्वर्ट करके समझते हैं, समझने के बाद जो है उसके समराइज करने के बाद अपने माइंड में उसको बिठाते हैं। अप्लाई करते हैं कैसे? स्टूडेंट का अप्लाई देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, सॉल्व प्रॉब्लम्स, कंप्लीट वर्क्स, कैरी आउट प्रोसीड्यूर्स, न्यू फैमिलियर सिचुएशन। एनालिसिस, अब अप्लाई करने के बाद एनालिसिस करेंगे। इट ब्रेकिंग डाउन इंफॉर्मेशन इनटू कंपोनेंट्स पार्ट, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप, ड्राइंग कंक्लूजन। वही है एनालिसिस की बात यहाँ। सबसे लास्ट में इवेलुएटिंग, उसके बाद क्रिएटिंग। ये जो है हमारा ब्लूम टेक्सोनॉमी लगभग ख़त्म हो गया। इसका हम लोगों को याद रखना होगा KCA2SE, और जो नया वाला है उसमें रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के बाद अप्लाइंग, अप्लाइंग के बाद एनालिसिस, एनालिसिस के बाद जो है था हमारा इवेल्युएशन, और सबसे लास्ट में जो है क्रिएटिंग। तो सीक्वेंस हमको याद रखना होगा। सीक्वेंस के बाद जो है हाँ, ये दिल दिमाग वाला जो हम लोग बात बता तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि कॉग्निटिव डोमेन जो है हमारा दिमाग होता है, अफेक्टिव डोमेन जो दिल होता है, साइकोमोटर डोमेन जो है हमारा हाथ पैर होता है। तो अब बात करते हैं अफेक्टिव डोमेन के बारे में थोड़ा। अफेक्टिव डोमेन के बारे में अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमारे भाव से रिलेटेड होती है, लव, केयर, ट्रूथ, लाई, ये सब जो है हमारे दिल में स्टोर होने वाली चीज़ें अफेक्टिव डोमेन में आती हैं। तो इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे जो प्रोसेस है R2VOC, R2VOC का मतलब है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग। अब जैसे कि यहाँ पे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अफेक्टिव डोमेन कैसे जो है हमारे अंदर जो है वर्क करता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर दूँ, एक माँ जब अपने बच्चे को थोड़ा सा केयर करती है तो ये अफेक्टिव डोमेन की चीज़ है, केयरिंग। केयर करने के बाद सबसे पहले बच्चा जो है इसको रिसीव करता है, केयर जो है वो रिसीव करता है माँ से। माँ से रिसीव करने के बाद उसके विपरीत जो है रिस्पॉन्ड करता है। अगर केयरिंग है, अगर बच्चा जो है माँ जो है बच्चे को हंसाना चाहती है तो वो रिसीव जब करेगा तो उस पर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, मुस्कुराएगा, खिलखिलाएगा, या रोता होगा तो शांत हो जाएगा। इसके बाद जो है बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो उस चीज़ की वैल्यूइंग करता है कि हाउ हाउ मच माई मदर इज केयरिंग, मतलब कि जो भी चीज़ उसे मिली है उसको वो वैल्यू करेगा, वैल्यू जानेगा कि ये क्या चीज़ है, क्यों है। इसके बाद जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है तो वो चीज़ों को अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि उसे ये पता होगा कि केयर क्या होता है। अब वो अपने तरीके से क्यों ऑर्गेनाइज करेगा, किसका केयर कितना करना है और कब कितना केयर करना है, मतलब उसको अपने तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज करने के बाद ये जो है उसके कैरेक्टर में जो है उसका एक कैरेक्टर बन जाएगा। सब लोग बोलेंगे कि ये जो है बच्चा केयरिंग है, लविंग है, या जो भी वो अफेक्टिव डोमेन की चीज़ें जो है मिली थी वो उसको उसका जो है कैरेक्टर बन जाए। R2VOC। एक और एग्जांपल में दूं, मान लीजिए कि मैंने किसी को जो है ट्रुथ को मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल, सही बोलना। सबसे पहले जो है मैं किसी को सत्य बोलते हुए देखूंगा, ट्रुथ बोलते हुए जो है देखूंगा, तो वो चीज़ मैं रिसीव करूंगा। जैसे मान लिया कि मैं ही किसी से बोला कि और वो मुझसे जो है सारी सारी बात जो है वो सही सही जो है बता देता है, तो उसके बाद जो है मैं रिस्पॉन्ड करूंगा इस पर। अगर वो मान लीजिए कि उसकी गलती की कोई चीज़ हमें कोई बता रहा है और वहाँ उसकी गलती भी है तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। हो सकता है कि मैं उसे मारूं या नहीं मारूं। इसके बाद मैं क्या करूंगा,
वैल्यू करूंगा। वैल्यूइंग का मतलब है कि मैं देखूंगा कि ये कितना सच बोल रहा है, कितना जो है झूठ बोल रहा है, इसकी वैल्यू करूंगा। इसके बाद उसको अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करूंगा। ऑर्गेनाइज करने का, अगर मुझे सच बोलना है तो मुझे कहाँ कितना सच बोलना है, अगर जहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी है तो वहाँ मैं झूठ बोल देता हूँ। इस तरीके से उसको मैं ऑर्गेनाइज करूँगा। ऑर्गेनाइज करने के बाद ये सारी चीज़ें जो है हमारे सबसे लास्ट स्टेज में हमारे कैरेक्टर में आ जाती हैं कि ये जो है सही सच बोलने वाला इंसान है, ये झूठ बोलने वाला इंसान है, ये हमेशा सच बोलता है, ये कभी कभी झूठ बोलता है। वो हमारा कैरेक्टर बन जाएगा। तो ये सबको समझ में आया इफेक्टिव डोमेन में कैसे चीज़ों को देखते हैं। बताइए उमाशंकर, रोजालिन, अश्वनी। R2 VOC, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग। यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है, रिसीविंग। यहाँ जो इंफॉर्मेशन रिसीव होता है, विलिंगनेस टू लिसन, पे अटेंशन, बी ओपन, जो भी चीज़ रिसीव करना चाहते हैं हम लोग, तो वो पहला स्टेप होता है इसमें। उसके बाद रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि रिस्पॉन्डिंग इंटेल एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग और रिएक्टिंग इन इंफॉर्मेशन और स्टिमुलाई। स्टिमुलस रिस्पांस का मतलब एक एसआर रिस्पांस होता है जिसको हम लोग स्टिमुलस रिस्पांस बोलते हैं। वहाँ जो है हर एक क्रिया के बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रतिक्रिया होता है। उसी तरीके से जब कोई हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो उसके बाद जो हम लोग रिस्पांस देते हैं उसी को हम लोग स्टिमुलस रिस्पांस बोलते हैं। कुछ ऐसे रिस्पांस होते हैं जो ऑटोमेटिक निकल जाते हैं, जैसे कि कुत्ते के सामने अगर हम लोग रोटी रखते हैं तो उसके मुंह से जो है सलाइवा अपने आप निकल जाता है। या कुत्ते के सामने अगर हम लोग डंडा लेके चलते हैं तो वो जान जाता है कि वो हमें भागना है। या किसी व्यक्ति के स्किन पे अगर हम लोग पिन चुभोते हैं तो वो जान जाता है कि हमको जो है अपना हाथ पीछे करना है। तो वो जो है एसआर है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। तो उसी तरीके से इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करने के बाद सारी चीज़ों की वैल्यू करते हैं। वैल्यूइंग इन्वॉल्व्स अटैचिंग वर्थ इंपॉर्टेंस टू पर्टिकुलर आइडिया, बिलीफ एंड बिहेव। के बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं अपने हिसाब से। ऑर्गेनाइजिंग इंटेल इंटीग्रेटिंग वैल्यू इनटू ओन्स बिलीफ सिस्टम, जैसा मेरा सिस्टम है। ये नहीं कि कोई सही बोल के जो है, अगर सच वाला मैं एग्जांपल लूँ तो कोई अगर सच बोल के फांसी चढ़ जा रहा है तो अगर मुझे सही लगेगा कि ये सही है तो मैं वैसा करूँगा। लेकिन अगर मेरे बिलीफ सिस्टम में ऐसा नहीं है कि सच बोलने के बाद अगर फांसी हो रही तो वहाँ हमको झूठ 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 जो है बोल देना चाहिए। उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करूँगा। ऑर्गेनाइज करने के बाद जो है सबसे लास्ट में वो हमारा एक प्रकार का कैरेक्टर जो है बन जाता है। दिस हाइएस्ट लेवल इन्वॉल्व डिमॉन्स्ट्रेटिंग बिहेवियर कंसिस्टेंस विथ इंटरलाइज वैल्यू। चीज़ें जो है हमारे इनर कोर में जो है प्रवेश कर जाती हैं तो हमारे कैरेक्टर में आ जाती है। तो इसका सीक्वेंस हम लोग याद रखेंगे, R2 VOC, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग। ये कैरेक्टराइजेशन या कैरेक्टराइजिंग, ये इसका स्टेप था। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अब आएगा हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्रियाकलाप वाली चीज़ें हैं। क्रियाकलाप वाली चीज़ें जैसे कि जो भी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली जो सीखते हैं उसके बारे में ये लोग बात करते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला लेवल होता है वो होता है इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब है कोई चीज़ हम लोग देखते हैं, कोई चीज़ हम लोग देखते हैं, उसके बाद उसको मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से उसको करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उस प्रिसीजन, प्रिसीजन में थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। और आर्टिकुलेशन, प्रैक्टिस करते करते उसमें हम लोग अपनी तरफ से कुछ चीज़ें प्लस माइनस करते हैं। और सबसे लास्ट में जो है हमारी नेचर में चीज़ें आ जाती हैं। एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूँ तो सबसे बेहतर एग्जाम्पल मैं एक साइकिल वाला एग्जाम्पल देता हूँ कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने साइकिल चलाना कैसे सीखा होगा। थोड़ा सा आप लोग रिकॉल करिएगा कि सबसे पहले हम लोगों ने किसी को साइकिल चलाते हुए देखा होगा, देखा होगा। और वहाँ देखा होगा कि इस साइकिल में पैर से हमको जो है पैडल को चलाना है और यहाँ जो है हमारी ब्रेक होता है और इस हैंडल को जो है हमको थोड़ा सा बैलेंस करना है। तो कई बार हम लोग अपने मन में सोचते हैं कि सारी चीज़ें मैं जानता हूँ
देख के मतलब सीख चुका हूँ कि कहाँ पैडल है, कहाँ जो है ब्रेक है, कैसे जो है इसको मैनेज करना है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं, एक बार दो बार जो है कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं उसको। एक्शंस आर परफॉर्म थ्रू मेमोराइजेशन आर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। किसी के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा जो है हम लोग कोशिश करते हैं, पीछे से कोई पकड़ा हुआ है और हम लोग साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद प्रिसीजन, प्रिसीजन में हम लोग थोड़ा सा साइकिल चलाने जान जाते हैं और प्रैक्टिस जो है मोर एंड मोरर करते हैं। इसके बाद क्या होता है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में क्या होता है कि अब हम लोगों ने साइकिल चलाना सीख लिया है, अब क्या करेंगे उसमें नई नई चीज़ों को खोजेंगे। कभी एक हाथ छोड़ के साइकिल चलाएंगे, कभी दोनों हाथ को जो है बिना हैंडल पकड़े जो है हम लोग साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं। वो हमारा आर्टिकुलेशन है, अपने हिसाब से चीज़ों को वो करते हैं। इसी तरीके से सबसे लास्ट में जो है साइकिल चलाना जो है हमारे नेचर में हो जाता है। अब बोलेंगे कि हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अब मैं साइकिल जो है किसी भी तरीके से चला सकता हूँ। तो ये सबको पता चला। इसको हम लोग याद रखते हैं इन इम्पैम, IMPAN। इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर मैं दूँ तो मैं रोटी बनाने का एक एग्जांपल दे सकता हूँ। रोटी बनाना मतलब सबसे पहले जो है हम लोग मम्मी को या किसी को भी रोटी बनाते हुए देखते हैं कि कैसे जो है आटा को जो हमारे पास व्हीट फ्लोर है उसको कैसे फिल्टर करके, या फिल्टर्ड है तो उसमें कैसे जो है हम उसको गूँथते हैं। गूँथने के बाद जो है कैसे जो है छोटा छोटा उसका डो बनाते हैं। डो बनाने के बाद मम्मी कैसे जो है उस पर चौकी और बेलन का यूज करके उसको एक रोटी का शेप दे रही है। तो ये सब जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसी को बनाते हुए। इसके बाद जब हम लोग पहली बार जब बनाते हैं रोटी या पहली बार बनाने की कोशिश करते हैं तो मम्मी बगल में खड़ी होती हैं और बोलती हैं कि इतना पानी डालो, इतना जो है उसको ऐसे ऐसे गूँथो, ऐसे जो है उसका डो बनाओ। तो वो क्या है, मैनिपुलेशन है, इंस्ट्रक्शन मिल रहा है हमको, हम सारी चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो है मम्मी कुछ दिन बाद हट जाती हैं वहाँ से, हम लोग जो है जो है आटा गूँथ के रोटी जो है बनाना कंटिन्यू रखते हैं। कुछ दिन बाद जो है आर्टिकुलेशन वाला जो मेथड आता है, तो वहाँ जो होता है कि आर्टिकुलेशन रोटी बनाने में क्या हो सकता है, कई बार क्या होता है कि जब शुरू शुरू में लोग रोटी बेलने की कोशिश करते हैं तो रोटी को घुमाने के लिए जो है बार बार हाथ का यूज करना पड़ता है। तो आर्टिकुलेशन इसमें क्या होता है, धीरे धीरे कि हम लोग बेलन के माध्यम से ही रोटी को गोल करने के लिए रोटी को घुमा देते हैं, घुमा घुमा के जैसे बेलना होता है वैसे बेल लेते हैं। सबसे लास्ट में जो है ये सब सारी चीज़ें हमारे नेचर में आ जाता है। तो ये एक और एग्जाम्पल है, समझ में आया सबको? ओके। और कोई कोई एग्जाम्पल दे सकता है? बताइए, रोजालिन और उमाशंकर या अश्वनी, कोई एक और एग्जाम्पल दे दीजिए आप लोग जो हमारे साइकोमोटर डोमेन से हो और ये सारे स्टेप को हम लोग फॉलो करके सीखते हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो जितना स्टेप बताया गया है, चाहे कॉग्निटिव डोमेन की हो या ये अफेक्टिव डोमेन की हो या साइकोमोटर डोमेन की हो, सारे स्टेप वाइज ये सारे काम को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। बताइए एग्जाम्पल। बताइए गार्गी, आप ही बताइए। हाँ हाँ बताइए, कैसे कैसे कौन से स्टेप को फॉलो कर। हाँ हाँ आवाज़ आ रहा है। नहीं, यहाँ थोड़ा सा आप चेक कर रही हैं। पेंटिंग जो है वो जो एग्जांपल आप दे रही हैं वो उसका मैं अगर स्टेप वाइज इसको फॉलो कराऊँ तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, किसी को पेंटिंग जो है बनाते हुए देखेंगे, इमिटेशन, और देखेंगे कैसे जो है पेंसिल यूज कर रहा है, कैसे वो ब्रश यूज कर रहा है, कैसे जो है पेपर को अटैच कर रहा है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे।
देखने के बाद हमारे मन में एक सिंपल सा ये एक फ्लो बनता है कि ऐसे ऐसे ब्रश चलाना है, ऐसे ऐसे पेंसिल चलाना है। सारी चीज़ें जो है हमारे मन में हम लोग एक पूरा पेंटिंग जो है वो क्रिएट कर लेते हैं मन में कि ऐसे ऐसे मैं ब्रश चलाऊंगा। इसके बाद मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में क्या होता है कि किसी के इंस्ट्रक्शन या जो भी चीज़ें हम लोग सीखी है उसके आधार पे हम लोग पेंटिंग बनाने की कोशिश करेंगे। पेंटिंग बनाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि वो सटीक ना बने जैसा हम लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन स्टार्ट कर देंगे मैनिपुलेट। जो भी चीज़ें हम लोग सीखी है उसको मैनिपुलेट अपने हिसाब से करने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। प्रिसीजन में क्या होगा, थोड़ी सी और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और हो सकता है कि प्रैक्टिस जो है अ, अच्छी पेंटिंग जो है एक प्रॉपर पेंटिंग बन जाए। और आर्टिकुलेशन में क्या है, आर्टिकुलेशन में है कि इसमें जो है अपनी तरफ से हम लोग कुछ कुछ चीज़ें जो है जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अपना सारे पेंटर्स का एक अपना एक क्या बोलते हैं तरीका होता है पेंटिंग बनाने का। कोई ऑयल पेंटिंग करता है, कोई सैंड पेंटिंग करता है, कोई स्केचिंग करता है। तो वो उसी तरीके से मैं एक आर्टिकुलेशन करूँगा अपना एक उसमें कुछ अपने तरफ से ऐड करने की कोशिश। और सबसे लास्ट में जो है पेंटिंग बनाना जो है हमारे नेचर के अंदर जो है चला जाएगा। मैं किसी भी तरीके से पेंटिंग बनाऊँ, पेंटिंग खराब नहीं होगी। उसी तरीके से रोटी, जब रोटी बनाना हम लोग काफ़ी दिनों से जब सीख लेते हैं तो हम लोग किसी भी तरीके से रोटी या खाना बनाएं तो वो ख़राब होने की गुंजाइश जो है बहुत कम होती है। इसी तरह साइकिल वाला जो एग्जांपल दिया, अगर वो साइकिल चलाना हमारे नेचर में चला गया तो साइकिल हम लोग कैसे भी चलाएं वहाँ हमारा एक्सीडेंट होने की गुंजाइश जो है हमारे तरफ से नहीं के बराबर होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैंने किसी को गिटार बजाते हुए देखा। गिटार जो है बजाते हुए देखा, गिटार बजाते हुए देखा तो वहाँ मैं सबसे पहले क्या इमिटेशन करूँगा कि ये गिटार को कैसे पकड़े हुआ है, कौन से कॉइल को कब जो है ये प्रेस कर रहा है, कौन से कॉइल का यूज किस नोट के लिए कर रहा है, वो इमिटेशन है। इमिटेशन के बाद जो है मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट जब करूँगा तो एक गिटार लेके उसको जो है जैसे उसने पकड़ा था, जो भी चीज़ें मैंने देखा था उस पर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, मैनिपुलेट करूँगा अपने हिसाब से। प्रिसेशन, थोड़ी सी 2-4 बार जो है धुन को जो है 2-4 धुन निकालूंगा या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा तो हो सकता है कि गिटार बजाना जो है मुझे आ जाए। आर्टिकुलेशन का मतलब है, आर्टिकुलेशन कि अब गिटार बजाने में हो कोई अपनी तरीके से जो है कोई नया हो सकता है कि मैं नोट क्रिएट कर दूं, कोई नया जो है म्यूजिक जो है गिटार के माध्यम से बना दूं, तो वो आर्टिकुलेशन है। आर्टिकुलेशन के बाद जो है जब वो मेरे नेचर में समा जाएगा गिटार बजाने वाली कला, तो लोग मुझे जो है गिटार वाला बाबू जो है बुलाना शुरू कर देंगे। अभी समझ में आया? तो याद रखने का तरीका, IMPAN, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीशन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। सारी चीज़ों को वहाँ लिखा गया है, एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जो भी चीज़ें मैंने बताई है वही यहाँ लिखा गया होगा। अब जो नई चीज़ हम लोग को पढ़नी है उसमें गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग। गैगने साहब है, रॉबर्ट गैगने, इन्होंने एक अपना थियरी दिया है जिसको हम लोग हायरार्की ऑफ लर्निंग बोलते हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया कि सिंगल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रोग्राम सॉल्विंग। इसका हमको ऑर्डर जो है याद रखना होगा कि गैगने के हायरार्की ऑफ लर्निंग के हिसाब से कौन से ऑर्डर के बाद जो है कौन सा लर्निंग है। सिंगल लर्निंग क्या होता है, एक बार आपको बता देता हूँ। सिंगल लर्निंग यहाँ देख सकते हैं हम लोग, दिस इज व्हेन यू लर्न टू रिस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक सिग्नल or cue. For example, when a bell rings, you know it is time for lunch. Or when you see the red light while driving, you know to stop the car, stop your car. ये सिग्नल लर्निंग है। सिग्नल लर्निंग का मतलब है कि जब आपको कोई एक क्यू या सिग्नल दिया जाए तो आपको पता हो कि आपको आगे क्या करना है, ये आपको बखूबी बताया जाता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, अभी मैंने आगे पीछे आपको बताया कि यहाँ जो है you learn to respond in a certain way to particular stimulus. For instance,
स्टूडेंट रेजिंग देयर हैंड्स व्हेन टीचर इंस्ट्रक्शन देम टू। जब आपको एक स्टिमुलस दिया जाए, मतलब एक निर्देश दिया जाए, तो आपको पता हो कि हमको जो है क्या रिस्पॉन्स करना है। ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग होता है। इसके बाद चेनिंग। चेनिंग में क्या होता है कि हमको एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया कि लर्निंग इज ए सीरीज ऑफ स्टेप ऑफ एक्शंस इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। इट इज लाइक फॉलोइंग ए रेसिपी व्हेन बेकिंग ए केक वेयर ईच स्टेप लीड टू नेक्स्ट अंटिल यू अचीव द फाइनल रिजल्ट। जो हमारी स्कूलिंग होती है वो भी एक प्रकार का चेनिंग लर्निंग है। वन के बाद सेकेंड में पढ़ते हैं, सेकेंड के बाद थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, लास्ट में जाके जो है हम लोग पीजी और पीएचडी तक जो है जाते हैं, तो वो चेनिंग है। एक स्टेप के क्वालिफाई करने के बाद ही जब हम लोग सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, उसके बाद अगले स्टेप पे, तो वो चेनिंग लर्निंग है। इसके बाद वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन सबसे आसान है इसमें। मैं आपको अगर अभी मैं बोलूँ कि कैट, आपके दिमाग में एक ऐसा कोई जानवर क्रिएट हुआ होगा जिसके 4 पैर होंगे और जिसके जो है बाल वगैरह होंगे, तो वो जो है वर्बल एसोसिएशन है। ये कनेक्टिंग वर्ड्स फेज विद द स्पेसिफिक मीनिंग आर कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, एसोसिएटिंग द वर्ड डॉग विथ इमेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ए फ्लरी फोर लेग एनिमल। वर्बल एसोसिएशन। ऐसे में आपको बोलूँगा आम, तो आम जो है आपके दिमाग में जो आम की फिगर जो बनी होगी वो हमारा वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन के बाद अगला आता है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग में क्या होता है कि हम लोग दो एक जैसे चीज़ों में जब विभेद करना सीख जाते हैं, अंतर करना जान जाते हैं कि क्या अंतर है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग है। लर्निंग रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू सिमिलर स्टिमुलाई। फॉर इंस्टेंस, बेक एंड ब्रेक एक ही जैसे शब्द हैं। जब कोई आपसे बेक बोलेगा और ब्रेक बोलेगा, तो आपको पता है कि किस पे जो है आपको कैसा रिस्पॉन्ड करना है। तो जब हम चीज़ों में अंतर करना जान जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करना जान जाते हैं कि कौन से स्टिमुलस के बाद हमको कौन सा रिस्पॉन्स करना है, तो वो हमारा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होता है। कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग जनरल आइडियाज कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एनिमल, रिकॉग्नाइजिंग द डॉग, कैट एंड बर्ड्स आर बिलोंग टू दिस कैटेगरी। जब हम अब अपने पढ़े हुए चीज़ों को कॉन्सेप्ट में क्रिएट कर लेते हैं, लोगों को जो है अब अपनी नॉलेज को जनरलाइज करना जान जाते हैं। जैसे कि आपको एक बार एनिमल पढ़ा दिया जाए, एनिमल के बारे में बता दिया जाए, तो आप किसी भी अगर कुत्ते को देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ये एनिमल है। आपको अगर बर्ड बता दिया जाए, तो आप किसी चिड़िया को देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ये बर्ड है, तो वो कॉन्सेप्ट लर्निंग है। रूल लर्निंग क्या है? लर्निंग टू अप्लाई स्पेसिफिक रूल्स एंड गाइडलाइन टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन। एन एग्जाम्पल वुड बी लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर, कंस्ट्रक्ट सेंटेंस एंड करेक्टली। ये रूल लर्निंग है कि प्रॉपर जो है हमको एक तरीके से रूल पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए या उसको अप्लाई करने के लिए। 8वां है प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिगरिंग आउट द सॉल्यूशन टू चैलेंज और पजल्स। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड सेलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ब्रेनस्टॉर्मिंग, का कोई मतलब बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसको हिंदी में मस्तिष्क झंझावट बोलते हैं। या दिमागी तूफान भी बोलते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि, हाँ बताइए। क्या समझ रहे हैं आप इस वर्ड से? ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब? नहीं नहीं, वैसा नहीं है कुछ। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है कि जब हमारे पास कई कई बार जो ऐसा सिचुएशन आता है कि जानबूझ के टीचर कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है हमको सॉल्व करने के लिए दे देता है जो हमारे दिमाग पे एक उछाल पैदा कर देता है। उछाल पैदा करने का मतलब एकदम पूरा दिमाग हिल जाता है। तो बेसिकली उससे क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है किसी को जो है कि औकात से ऊपर का जो है काम करने को, या दिमागी तौर पर, इससे कि उसके दिमाग में जो है एक तूफान क्रिएट हो
और उसका दिमाग जो है सही डायरेक्शन में और ज़्यादा बड़ा हो सके। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब सिंपल सा यही है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर जो है हमको चैलेंज दे देता है कि अगर मत है तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिखाओ। तो ये बेसिकली वो क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। वो हमारे दिमाग को जो है और ज़्यादा पॉसिबल डायरेक्शन में वर्क करने के लिए जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये जो है रॉबर्ट गैगने का हायरार्की ऑफ लर्निंग है। तो हम लोग को याद रखना होगा कि किसके बाद जो है कौन सा अ, वो आता है। सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पांस चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग और रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। कितने तरीके का जो है हमको जो को याद रखना है, या किसी को इसमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में दिक्कत हो तो पूछ सकता है, नहीं समझ में आया हो ये लर्निंग क्या होती है। क्लियर है सबको? क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। फनी और रोजालिन, आप लोगों को सेकेंड पॉइंट, रोजालिन बोल रहे हैं सेकेंड, रूल लर्निंग। रूल लर्निंग क्या होता है कि लर्निंग टू अप्लाई स्पेसिफिक रूल्स और गाइडलाइंस। हम लोगों ने जब 11th-12th में पढ़ाई की होगी उस समय केमिस्ट्री के बुक में अगर हम लोगों ने देखा होगा तो कोई भी केमिकल को बनाने के लिए एक लैब मैनुअल दिया होता था। सबसे पहले हम लोग बीकर लेंगे, बीकर में इतना वो डालेंगे केमिकल 1, उसके बाद केमिकल 2 को मिलाएंगे, गर्म करेंगे। तो लैब मैनुअल क्या एक प्रकार का रूल है, रूल बुक है, इसके बाद जो है किस चीज़ को फॉलो करना है। तो ये वाली लर्निंग जब हम लोग करते हैं तो वो रूल लर्निंग होती है। उसी तरीके से ग्रामर यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ था कि प्रीपोजिशन, किस प्रीपोजिशन को किस वर्ड के पहले लगाना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी जो है सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब किसके बाद आती है किसके पहले आती है, ये सब जो चीज़ें हम लोग सीखते हैं तो वो हमारी रूल लर्निंग के अंदर आती है। ओके, अभी क्लियर हुआ क्या रोजाली? ओके, अश्वनी आपको भी क्लियर है सारी चीज़ें? ओके, आगे जो है मैक्सिमीन मैक्सिम ऑफ टीचिंग इसको बोलते हैं। मैक्सिम ऑफ टीचिंग का मतलब ये होता है कि एक टीचर को जो है अपने लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस को जो है इस तरीके से फॉलो करना चाहिए जिससे कि उसके स्टूडेंट को जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटकम जो है वो मिल सके। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये मैक्सिम is known for how a teacher start teaching process and what should be followed by him that his students may gain maximum knowledge of that teaching learning process। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि एक टीचर को किस तरीके से जो है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जो है स्टार्ट करना चाहिए कि उसका जो स्टूडेंट है उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का जो है मैक्सिमम आउटकम जो है वो ले सके। तो इसमें पहला जो मैक्सिम है वो हम लोग याद रखेंगे कि फ्रॉम नोन टू अननोन। अगर मैं डायरेक्टली आपको ऐसा कोई चीज़ बता देता हूँ जो आपके लिए अननोन है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, या सबसे पहले मैं ये देखूँ कि आपको क्या मालूम है, उस मालूम चीज़ से कनेक्ट करते हुए आपको जो चीज़ ना मालूम है वहाँ तक मैं आपका सफ़र जो है ले चलूँ। तो सेकेंड वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा। तो इसी तरीके से कुछ मैक्सिम्स हैं, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फॉर कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, फ्रॉम सीन टू अनसीन, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, फ्रॉम empirical to rational, from follow nature, follow whole to part, from induction to deduction।
इसमें कौन कौन सा पॉइंट आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो बता दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, या सारा ही एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। आप ही लोग बता दीजिए। हाँ, इंडक्शन टू डिडक्शन। हम लोग जब लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे उसमें दो तरीके का रीजनिंग होता है, एक इंडक्टिव होता है, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है वो बेसिकली यहाँ जो चीज़ लिखी गई है फ्रॉम होल टू पार्ट, इंडक्शन और डिडक्शन में सेम वही चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। जब हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग, तो वहाँ देखेंगे कि एक तरीके का जो ये रिसर्च में भी हम लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए कि इंडक्टिव रिसर्च क्या होता है, डिडक्टिव रिसर्च क्या होता है। इंडक्टिव रिसर्च जब हम लोग किसी जनरल पॉइंट से नहीं सॉरी स्पेसिफिक पॉइंट से जब जनरल की तरफ मूव करते हैं तो वो इंडक्शन होता है। डिडक्शन क्या होता है, जब किसी जनरल पॉइंट से हम लोग स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि इंडक्शन डिडक्शन में आपको एग्जांपल से बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर हम हमको हमको आपको सोलर सिस्टम पढ़ाना है, तो सोलर सिस्टम में अगर मैं आपको शुरू करता हूँ हमारे अर्थ से, अर्थ से शुरू करके सोलर सिस्टम आप सन को पढ़ाता हूँ, उसके बाद गैलेक्सी को पढ़ाता हूँ। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक से मैं आपको जनरल की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, इंडक्शन हो गया। अब डिटेक्शन क्या होता है, डिटेक्शन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको गैलेक्सी पढ़ाऊँ, गैलेक्सी के बाद जो है सोलर सिस्टम पढ़ाऊँ, सोलर सिस्टम के बाद जो है आपको अर्थ पढ़ाऊँ। तो ये तरीका जो है इंडक्शन और डिटेक्शन का होता है, इंडक्शन टू डिटेक्शन। कि सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ मालूम है उससे कनेक्ट करते करते जो है आपको एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू तक पढ़ाऊँ, इसके बाद आपको इतना लेवल बता दूं कि फिर मैं आपको वहाँ से उल्टा आपकी सफ़र जो है वो करा सकूँ। क्लियर हुआ गार्गी? क्या बोल रहे हैं आप? एम्पेरिकल टू रेशनल। एम्पेरिकल का अगर मतलब किसी को पता हो, इसका मतलब होता है अनुभव, शायद अनुभव ही होता है ना। हाँ, फ्रॉम इम्पेरिकल टू रेशनल। रेशनल का मतलब होता है कि जो आपको जिस चीज़ का अनुभव नहीं है वो, और इम्पेरिकल का मतलब होता है जो भी चीज़ जिसका चीज़ का आपको अनुभव है। तो एक टीचर को ये भी फॉलो करना चाहिए कि सबसे पहले मैं वो चीज़ें आपको बताऊं जो आपने आपके पास आपके लाइफ का या आपके पास जिस चीज़ का अनुभव है। अगर उस चीज़ को मैं बता के आपको उस भी चीज़ से रिलेट करता हूँ जिसका अनुभव आपके पास नहीं है, तो धीरे धीरे आप जो है इसके बारे में भी मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ है वो जान पाएंगे। तो ये है इम्पेरिकल टू रेशनल कि सबसे पहले मैं वो चीज़ आपको बताऊँ जिसका आपको अनुभव है, उसके बाद मैं वहाँ से कनेक्ट करते करते आपकी यात्रा वहाँ तक ले जाऊँ जहाँ जो चीज़ आपको नहीं मालूम या जो आपने कभी सोचा नहीं है, जिसका आपको अनुभव नहीं है। तो वो भी एक प्रकार का मैक्सिम होता है। क्लियर हुआ उमाशंकर? इसमें जो है कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्सिम ऑफ टीचिंग। तो क्या दे देगा, इसमें से दो चार जो है सही देगा और एक को जो है उल्टा कर देगा। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कर देगा, फ्रॉम अननोन टू नोन कर देगा, फ्रॉम लॉजिकल टू साइकोलॉजिकल कर देगा। इस तरीके से क्वेश्चन
पूछा जाएगा, आपको एक या दो से अधिक जो है उसमें छांटना होगा कि कौन सा मैक्सिम जो है वो सही है। तो मोटी मोटा जो इसका मतलब हमको पता आना चाहिए कि नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एनालिसिस टू सिंथेसिस, सीन टू अनसीन, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, पर्टिकुलर टू जनरल, इंपेरिकल टू रेशनल। इसी तरीके से इसको जो है हमको थोड़ा सा याद करना होगा। क्लियर हुआ सबको? इसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स और मैक्सिम में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें देंगी। तो प्रिंसिपल्स में क्या क्या सिद्धांत जो है एक टीचर को फॉलो करना चाहिए अपने लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सबसे पहले डायरेक्शन प्रिंसिपल का सिद्धांत, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंटरेस्ट ड्राइविंग लर्निंग, लाइफ सेंट्रिक लर्निंग, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, एक्नॉलेजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, thoughtful selection, systematic planning, conceptual division, division principles and creating and recreation principles। इसमें सबको कोई पॉइंट अगर किसी को नहीं क्लियर है तो बताइए, कौन सा प्रिंसिपल जो है आपको नहीं समझ। डायरेक्शन प्रिंसिपल, कैसे जो है एक बच्चे को अच्छे से डायरेक्ट किया जाए, दिशा दिखाया जाए, ये एक टीचर को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को फॉलो करना चाहिए, हमेशा जो है स्टूडेंट को जो है अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व कराना चाहिए। इंटरेस्ट ड्रिवन लर्निंग, ड्राइवन लर्निंग, जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट बना के जो है सारी चीज़ों को पढ़ाया जाना चाहिए। लाइफ सेंट्रिक लर्निंग, जो भी चीज़ें हम लोग बताएं अगर उसको रियल लाइफ से जो है रिलेट करके बताएं तो वो ज़्यादा बच्चे को बेहतर तरीके से समझ में आए। इसके बाद क्लियर ऑब्जेक्टिव, क्लियर ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले जो है कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करना चाहिए कि हमें जो है ये चीज़ क्यों पढ़ने की ज़रूरत है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक्नॉलेज इंडिविजुअल डिफरेंस, जितने भी बच्चे हैं उनके अंदर जो है क्या इंडिविजुअल डिफरेंस है, इस चीज़ का भी ध्यान एक टीचर को देना चाहिए। थॉटफुल सिलेक्शन, जो भी चीज़ हम पढ़ाएं उसका जो है सिलेक्शन बहुत अच्छे से, उसको जो है अच्छे से एक एक चीज़ों को माइन्यूट तरीके से चयनित करके पढ़ाएं। सिस्टमेटिक प्लानिंग, पूरे लेक्चर को जो है अच्छे से प्लान करके पढ़ाया जाए। ओके। कॉन्सेप्चुअल ड्राइवन, कॉन्सेप्चुअल डिवीजन, जो भी कॉन्सेप्ट है बच्चों को अच्छे से समझाया जाए। रिवीजन प्रिंसिपल्स, समय समय पे बच्चों को जो है सारी चीज़ों को रिवाइज कराया जाए। क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, बच्चों को क्रिएट और रिक्रिएट करने के लायक जो है बनाया जाना चाहिए टीचर के द्वारा। ये भी कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं, हमको थोड़ा सा इसको ध्यान देना होगा। कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं, ये जो है मनोवैज्ञानिक प्रिंसिपल्स हैं। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल, ब्रेक्स एंड रिक्रिएशन ऑफ क्लास, रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज प्रिंसिपल्स, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन प्रिंसिपल, सिंपैथी एंड कोऑपरेशन प्रिंसिपल, रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल, रिमेडियल टीचिंग। ये मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल, बच्चे को जो है मानसिक तौर से मोटिवेट करना चाहिए कि उसको क्यों पढ़ाई करनी चाहिए और उसका इंटरेस्ट जो है बनाए रखना चाहिए पढ़ाई में। ब्रेक्स एंड रिक्रिएशन, समय समय पे 10 मिनट 5 मिनट के बाद जो एक छोटा सा ब्रेक, या कोई अच्छा टीचर होता है जो समय समय पे क्लास में मजाक भी करते रहता है, मजाक के साथ जो है तुरंत जो है क्लास को रिक्रिएट कर दे नई चीज़ को सीखने के लिए। तो ये है ब्रेक्स एंड रिक्रिएशन ऑफ क्लास। रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज प्रिंसिपल, समय समय पर चीज़ों को रिपीट कराया जाना चाहिए प्रिंसिपल के द्वारा और एक्सरसाइज भी जो है वो कराया जाना चाहिए। क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन प्रिंसिपल, बच्चे को जो है अपने आप में एक क्रिएटिव क्रिएचर जो है वो बनाने की कोशिश करना चाहिए। और सेल्फ एक्सप्रेशन, ये जो है अपने आप को कैसे बच्चे को एक्सप्रेस करना है ये भी जो है सिखाना चाहिए। सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, ये हम लोगों ने 7C में भी पढ़ा था कि टीचर के अंदर जो है एक कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए और उसके अंदर जो है सिंपैथी की भावना जो है वो होनी चाहिए। रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल, जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ें
उसको इतना बेहतर तरीके से पढ़ें कि वो आगे आने वाले भी समय में बच्चे को काम दे। रिमेडियल टीचिंग प्रिंसिपल, अगर बच्चे को किसी पॉइंट में अगर दिक्कत है, वो जो है कि उपचार के लिए, उसके प्रॉब्लम या डाउट को सॉल्व करने के लिए भी अच्छे से बाद में चीज़ों को पढ़ाया जाना चाहिए। इससे उतना क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस मोटी मोटा हमको याद रखना है कि कौन सा जो है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, कौन सा जो है जनरल प्रिंसिपल हो सकता है, या कौन सा जो है बेटर ऑप्शन हो सकता है एक टीचर के लिए। जैसा कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। अब एक और जो है थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि गैगने का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थियरी है। गैगने का, इसमें जो है हमको स्टेप को याद रखना होगा कि कौन कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप जो है वो आता है। सारे स्टेप को अगर ध्यान से देखा जाए तो मोटी मोटा सारा स्टेप जो है एक ही तरीके का है। थोड़ा सा एक बार हम लोग अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो कोई भी हमको स्टेप जो है भूलेगा नहीं। जैसे कि गैगने का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थियरी क्या बोलता है कि सबसे पहले जो है गेनिंग अटेंशन। गेनिंग अटेंशन का क्या मतलब है कि आप लोगों ने जब इस क्लास को ज्वाइन किया होगा, सफलता क्लासेस को, या जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं से हमने आपका अटेंशन गेन किया होगा कि हमको जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ जो है आपके माइंड में जो है अटेंशन गेन हुआ होगा। उसके बाद इन्फॉर्मिंग द लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। पहली जो क्लास हुई थी हम लोगों की, उसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर किया था कि हमने 90 से 80 से 90 दिन के अंदर जो है फर्स्ट पेपर का सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद एक्यूमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज, जो टेस्ट लिया था हमने वो था ये सेकेंड, कि आपके पास का क्या नॉलेज है उसको रिकॉल करना। इसके बाद जब पहली क्लास हुई थी तो मैं अपने चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट किया, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग गाइडेंस। इस इंफॉर्मेशन को कैसे समझना है क्या मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, गाइडेंस जो है प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद इल्सिटिंग परफॉर्मेंस, उसके बाद जब कुछ समय बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा, वो ये पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद टेस्ट लेने के बाद मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा फीडबैक, आपका जो है इस पॉइंट में जो है वीक हैं आप। उसके बाद फिर से जो है एक्सेसिंग परफॉर्मेंस, फीडबैक देने के बाद आपका परफॉर्मेंस जो है बूस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मैं देखूंगा। और इन्हेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफ़र, अब आपको जो भी चीज़ें आपके अंदर जो कमी होगी उसको मैं अच्छे से रिटेंशन कर दूंगा कि आप किसी चीज़ को, किसी और को अगर आपको ट्रांसफ़र करना हो या आपको एग्ज़ाम में ट्रांसफ़र करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये गैगने का जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो थियरी है, इसमें 9 इवेंट्स हैं। और ये जो है गैगने की एक बुक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, तो इन्होंने लिखा है 1965 में। यहाँ जो है ये 9 स्टेप को अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो ये 9 स्टेप सबको समझ में है या कोई किसी स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है? ओके। बाकी गार्गी और उमाशंकर ओझालीन, आप लोगों को कोई भी स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ कि कैसे जो है ये हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है। गेनिंग इल्सिटिंग परफॉर्मेंस, अब मैं आपके सामने डाटा को प्रेजेंट कर दिया, अपनी पीपीटी जो है आपको बता रहा हूँ इसको कैसे समझाना है, ये आपको मैं गाइडेंस दे रहा हूँ। कुछ समय बाद मैं आपका टेस्ट जो लूँगा कि आप मेरे द्वारा बताए गए कितने चीज़ों को कितने तरीके से सीख रहे हैं, कितना आप सीख पा रहे हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का इल्सिटिंग परफॉर्मेंस। मैं आपके परफॉर्मेंस को देखूंगा कि आप कितना सीख रहे हैं। उसके बाद प्रोवाइड में फीडबैक करूंगा, आप बेहतर सीख रहे हैं या गंदा सीख रहे हैं या आपका स्कोर कैसा आ रहा है। ये है। क्लियर हुआ गार्गी? 8वां स्टेप एक्सेसिंग परफॉर्मेंस, जब मैं आपको फीडबैक दे लूँगा और फीडबैक जब दे दूँगा तो आप फिर से जो है अपनी परफॉर्मेंस को कुछ बूस्ट करेंगे, परफॉर्मेंस को बूस्ट करेंगे। जो चीज़ आपको आपका टेस्ट में जो गलत हुआ होगा उसको आप सही करने की कोशिश करेंगी।
इसी को यहाँ एक्सेसिंग परफॉर्मेंस बोला जा रहा है। मैं आपसे फिर किसी दिन पूछूंगा कि आपका ये टेस्ट में जो है ये चीज़ गलत हुआ था, तो कोशिश करिएगा कि अगले टेस्ट में जो है ना गलत हो। तो वो आप जो करेंगी, आप अपने परफॉर्मेंस को जब सुधारेंगी, वो ये वाला 8 वाला नंबर है। और इसके बाद सारी चीज़ें आपको रिटेन हो जाएंगी, आपके माइंड में जो एकदम अच्छे से बैठ जाएंगी। तब आप इसको अच्छे से कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र या पेपर में ट्रांसफ़र या किसी और को जो है अच्छे से पढ़ा सकती। क्लियर हुआ रोजालिन? बहुत अच्छा है। ये बुक का नाम याद रखेंगे हम लोग, रॉबर्ट गैगने की जो बुक है वो कंडीशन ऑफ द लर्निंग 1965 में इन्होंने सारी चीज़ों को यहाँ लिखा गया, जो चीज़ मैंने आपको बताई। एक्सेस परफॉर्मेंस देख सकते हैं। स्टूडेंट कंप्लीट ए क्विज टू एक्सेस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। गेन अटेंशन, are beginning to lessons showing the fascinating time lapse video of a plant growing, transforming sunlight into फोटोसिंथेसिस का यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है। एक बार इसको पढ़िएगा, जो चीज़ मैंने आपको बताई है वहाँ यहाँ भी लिखा होगा अच्छे से। इसके बाद आगे की चीज़ों को हम लोग कल देखेंगे, समय जो थोड़ा सा ओवर हो चुका है। कल के क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। कोहलबर्ग थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे टावा मॉडल ऑफ टीचिंग, तो TABA टावा मॉडल बोलते हैं, टीचर एज ए ब्रिज भी बोलते हैं इसको। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हकिंग डेवलपमेंट मॉडल, वुडलैंड मॉडल, वुडलैंड के बाद ओपल क्लासरूम मॉडल, अल्बर्ट बेंडूरा का सोशल लर्निंग थियरी, वाइगोत्स्की का थियरी ऑफ सोशल लर्निंग, डेविड एंड जॉनसन मॉडल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, सेल्फ रेगुलेशन मॉडल। सारे बहुत इंटरेस्टिंग हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर दे दीजिए आप लोग जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर? स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग इज टू डेवलप रेशनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सही है या गलत है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग ऑफ ए टीचिंग इज एबिलिटी टू डेवलप इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड मेकिंग। तो सिंपल है, दिख रहा है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एबिलिटी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो हमें चीज़ों को मेमोराइज कराने के लिए होता है, और रिफ्लेक्टिव में जो है बातें जो यहाँ लिखी गई है वो बिल्कुल है। यहाँ ये बेंडूरा जो भी चीज़ यहाँ देख रहे हैं आप, जो भी यहाँ मॉडल लिखा गया है, उससे कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए जो है मैंने यहाँ लिखा है। और डेविड जॉनसन का देख सकते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग है ये। वाइगोत्स्की का जो सोशल लर्निंग है उसका है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं जो है हमको क्वेश्चन इसका दिखा होगा, तभी जो है। तो कल की क्लास को थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आइएगा, अभी मैं इसका PDF जो शेयर कर दूंगा। और फिर जो है कल हम लोग मिलते हैं।